हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड रमन। आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक वीडियो जो कि रिक्रूटमेंट से लेके है आपके जानकारी। वो है एनएचपीसी और टीएचडीसी का जो ये रिक्रूटमेंट है उसके बारे में जानेंगे। सारी डिटेल्स क्या कुछ इसमें रहने वाली है और किन चीज़ों को आपको फॉर्म भरने से पहले इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें, जो ये रिक्रूटमेंट है वो एनएचपीसी और टीएचडीसी दोनों को ही मिला कर के आ रही है और ये जो रिक्रूटमेंट है वो टीसीएस कंडक्ट करा रहा है। तो एक चीज़ आपकी ये हो गई कि आपको इन दोनों के लिए केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। हाँ, फ़ीस ज़रूर अलग अलग हो सकती है। फ़ीस की बात करें तो अगर आप टीएचडीसी की देखेंगे तो टीएचडीसी की लगभग 600 रुपये फ़ीस है और एनएचपीसी की 295 के आसपास आपकी फ़ीस है। तो इस तरीके से आपका फ़ीस का क्राइटेरिया है। तो अगर आप एक यूपी या फिर उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको टीएचडीसी और एनएचपीसी दोनों के लिए ही एक साथ अप्लाई करना है। जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप सिर्फ टीएचडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या सिर्फ टीएचडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो उस स्थिति में आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे दोनों के ही लिए अप्लाई करना है, बोथ टीएचडीसी एनएचपीसी, अगर आप एक उत्तराखंड और यूपी के मूल निवासी हो, यानी कि आपके पास इन दोनों का डोमिसाइल है। अगर आपके पास इन दोनों स्टेट से कोई मतलब नहीं है, इन दोनों का आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप केवल और केवल एनएचपीसी को ही सिलेक्ट कर पाओगे और फॉर्म की फ़ीस आपके लिए 295 रुपये रहेगी अगर आप एक जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हो। लेकिन अगर आप बोथ सेलेक्ट कर रहे हो तो 295 के साथ 600 रुपये जो कि टीएचडीसी की फ़ीस है वो भी आपसे कटौती की जाएगी। हालांकि कुछ स्टूडेंट ने दोनों ही अप्लाई की है और उनकी फ़ीस केवल 295 कटी है, तो ये एक अच्छी बात निकल रही है। थोड़ा सा बग भी हो सकता है। तो एक बार विस्तार से जान लेते हैं। तो अगर आप एक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है अगर आपके लिए जो है वैकेंसी है। वैकेंसीज़ की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि वैकेंसीज़ इसमें हैं, काफ़ी कुछ वैकेंसी हैं एनएचपीसी टीएचडीसी में। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए है और ये उत्तराखंड वालों के लिए बैकलॉग की वैकेंसी है। तो अगर आप यूपी का डोमिसाइल रखते हो तो आप केवल इन्हीं सीटों को भर पाएंगे। अगर आप उत्तराखंड का डोमिसाइल रखते हो तो आप केवल इन्हीं सीटों को भर पाएंगे। आप दोनों ही राज्यों की वैकेंसी को नहीं ले सकते। जो आपका राज्य है वही सीट आपको मिलेगी। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रखते हो, सिविल इंजीनियरिंग आपके पास है, तो आपके पास केवल 5 वैकेंसी हैं यूआर के लिए। ऐसा नहीं कि आप उत्तराखंड की भी जो यूआर की ये जो 10 वैकेंसी है, ये जो 6 वैकेंसी है ये यूआर के लिए, ये आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि ये उत्तराखंड वालों के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो एक चीज़ आपकी ये हो गई। बाकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्या है, ये सब आप लोगों को पता है। अब बात करेंगे जो मेजर चीज़ है वो ये है, वो है एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न। तो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश हिंदी में। 200 में से 140 आपके टेक्निकल रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीके के और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं और आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। टीसीएस इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। अब मेन चीज़ जो क्या है, जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि टीएचडीसी में इंटरव्यू का क्राइटेरिया भी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये 85% इसका वेटेज लेंगे और इंट्रक्शन वाइवा से 15% का ये वेटेज लेंगे। तो इसमें आपका 15% नंबर इंटरव्यू के द्वारा भी गेन करने हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे एनएचपीसी की, और एनएचपीसी में अगर आप देखेंगे तो एनएचपीसी में किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं है, केवल 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 200 का नंबर का एग्ज़ाम है आपका। इंटरव्यू जैसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। और जैसे कि आपको बताया गया है कि एक ही फॉर्म भरा जा रहा है, तो ऐसी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये एक ही एग्ज़ाम होने वाला है जिसको आपका टीएचडीसी लेगा। तो ये एक ही एग्ज़ाम आपका होगा। तो यहाँ पे जो है स्थिति थोड़ी सी फंस सकती है। किस तरीके से फंस सकती है कि मान लीजिए आपने दोनों के लिए अप्लाई करा है, एनएचपीसी के लिए भी और टीएचडीसी के लिए भी। मान लीजिए कट ऑफ आपकी गई है 170 यूआर के लिए और आपके जो है वो 172 नंबर आए हैं। तो उसके बाद जब आप टीएचडीसी का इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू में आपका जो 15% वेटेज है वहाँ से आपके नंबर अगर कम हो गए और आपको टीएचडीसी की सीट नहीं मिली, तो क्या उसके बाद आपको एनएचपीसी की सीट मिलेगी या फिर टीएचडीसी या एनएचपीसी की अलग अलग से कट ऑफ
निकलेगी, तो ये जो चीज़ है वो मेंशन नहीं है कि क्या दोनों के लिए सेपरेट कट ऑफ रहेगी या दोनों के लिए सेम कट ऑफ रहेगी। अगर दोनों के लिए सेम कट ऑफ रहेगी तो अगर आप टीएचडीसी को चुनोगे और इंटरव्यू में आप बाहर हो जाओगे तो क्या उसके बाद आपको एनएचपीसी में चांस मिलेगा। अगर आप टीएचडीसी के इंटरव्यू से बाहर हो गए, टीएचडीसी के इंटरव्यू में आपको कम नंबर मिले, टीएचडीसी आपको नहीं मिला, तो क्या आपको एनएचपीसी भी नहीं मिलेगा। हालांकि अगर सेम कट ऑफ गई तो आप तो एनएचपीसी कट ऑफ निकाल ले। अगर आप उस समय एनएचपीसी को ही फिलअप कर देते तो एनएचपीसी में आपकी सीट पक्की हो जाती, लेकिन आपने फिलअप किया है टीएचडीसी, यहाँ पर इंटरव्यू की वजह से आप लोग बाहर हो गए अगर, तो क्या आपको उस स्थिति में एनएचपीसी मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक डाउट बना हुआ है जो कि आगे जाकर ही क्लियर होगा कि इसके लिए सेपरेट कट ऑफ है या फिर सेम कट ऑफ है। वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से कट ऑफ निकालेंगे। वहीं एग्ज़ाम की बात करें तो इसका 90% तो चांस ये है कि एक ही एग्ज़ाम है, एक ही दिन आपका एग्ज़ाम है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो एनएचपीसी और टीएचडीसी, तो आपका जो सेंटर है वो उत्तराखंड के अगर आप हो तो देहरादून लगेगा, और अगर आप केवल एनएचपीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो देहरादून लगेगा। अगर आप केवल टीएचडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नियरेस्ट आपका लग सकता है। एग्जामिनेशन के सेंटर अगर आप दोनों को भरोगे तो टीएचडीसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन सेंटर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी फंसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि टीएचडीसी में इंटरव्यू का क्राइटेरिया भी है। कितनी पोस्ट है ये सब आपको पहले से ही पता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए, अगर आप एनएचपीसी या टीएचडीसी किसी के लिए भी भर रहे हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर आपने अभी तक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए, अगर आप बैकलॉग वैकेंसी या फिर रेगुलर वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे टीएचडीसी की वेबसाइट पर भी तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देखेंगे ओबीसी एससी एसटी, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है वो सेंट्रल लेवल का है, तो स्टेट का आपका मान्य नहीं है, तो जॉब के बाद आप रिजेक्ट भी हो सकते हो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि टीएचडीसी जो है वो पीएसयू है, एक पीएसयू है, और इसमें आपका जो है वो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो फॉर्म भरने से पहले अगर आपने फॉर्म अभी तक भर दिया है, स्टेट का ही आपने फॉर्म भर दिया, आपने बनाना हुआ नहीं है, तो 30 जून से पहले आप अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का बनवा ले। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आप स्टेट का दिखाते हो। हालांकि जो एसएससी एग्जामिनेशन लेती है, अगर आपका एससी एसटी का है तो वो स्टेट का भी चल जाता था, अब नहीं चलता शायद, स्टेट का भी चल जाता था, लेकिन ओबीसी वाले के लिए तो बिल्कुल ही आपका सेंट्रल का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप एक ओबीसी वाले हो या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हो तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिए, या फिर अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर भी दिया है तो भी 30 जून से पहले आप अपना जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिएगा सेंट्रल फॉर्मेट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रहता है। अब लोग बात करेंगे मेडिकल के क्या कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर आपकी आंख पर चश्मा है तो क्या आपको जॉब मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं मेडिकल क्राइटेरिया की। तो देखो जी, टीएचडीसी ने मेडिकल का प्रॉपर आपको दिया है सारी चीज़ें, एनएचपीसी में आपको मेडिकल का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन एक ही हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि दोनों के ही मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों ही पीएसयू है, दोनों ही हाइड्रो पावर प्लांट के लिए काम करती हैं। तो हाइट एंड वेट का आपका बीएमआई चेक किया जाएगा। अगर आपकी हाइट इतनी से इतनी है तो आप अपना वेट के अनुसार देख लीजिए कि क्या आपका वेट इतना है नहीं है। इसके अलावा आपकी चेस्ट सही होनी चाहिए, आपका बीएमआई सही होना चाहिए। आपकी आई का जो हम लोग बात करते हैं, तो आई में अगर आपने चश्मा लगाया हुआ है तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो ये E1 एम्प्लॉय के लिए है, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आप आएंगे इसके अंदर, यानी कि आपका जो ग्रेड लगेगा वो लगेगा S1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलो 35 ईयर्स और एज, आपकी जो आई है वो 6/9 to 6/9 या 6/18, ये 6/12 होनी चाहिए, और इस तरीके से ये आपका विजन होना चाहिए। अब अगर आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है
यानी कि आप नेगेटिव पावर यूज़ करते हो या पॉजिटिव पावर यूज़ करते हो, तो हर हाल में आपका जो चश्मे का नंबर है वो 6 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप चश्मा लगाते हो तो भी इसमें आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, लेकिन आपके चश्मे का नंबर 6 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों ही पावर को मिला के, दो तरीके की पावर होती है आपकी, एक सिलेंड्रिकल पावर होती है और एक आपकी नॉर्मल वाली पावर होती है। दोनों के ही नंबर मिला के 6 डायोप्टर से ज़्यादा किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो अलाउ नहीं है, लेकिन जेई की पोस्ट अब यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट को जेई के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर तो कलर ब्लाइंडनेस एप्लीकेबल नहीं है। कुछ पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस परमिसिबल है, जैसे कि परचेज सेल या फिर स्टोर कीपर, कैंटीन पियोन, स्वीपर वगैरह, ठीक है जी, और अप्रेंटिस में भी। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सी पोस्ट ऐसी होती हैं जो होती जेई की पोस्ट ही हैं, लेकिन उसमें आपका जो काम है वो स्टोर कीपर का भी दे दिया जाता है। तो अगर आपको स्टोर कीपर की जॉब मिलती है एज ए जेई, तो वहाँ पे आपका कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस साइट की जॉब रहेगी तो कलर ब्लाइंडनेस वहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस है और किस तरीके की आपको पोस्ट मिलेगी आपके डीवी के बाद। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं है तो आपके तो 100% चांस है कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपके 50-50% चांस रहेंगे। अगर स्टोर कीपर की वहाँ पर वैकेंसी है तो वो आपको मिल जाएगी, बाकी कोई मशीन ऑपरेटिंग का काम वहाँ पर है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड भी आपका हो गया है, एक बार इसको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहीं बीपी की बात करें तो बीपी की अगर आपको समस्या हो चुकी है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो। 140 से आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली 140 हमारा हाई बीपी की ओर ही रहता है, तो अगर आपका हाई बीपी भी है तो भी आपको चल जाएगा। 140-90 तक आपका बीपी जो है वो चल जाएगा। तो टीएचडीसी के खुद के हॉस्पिटल्स हैं, पॉसिबिलिटी चांस है कि टीएचडीसी अपने हॉस्पिटल्स में आपका चेकअप कराएं। ब्लड शुगर की बात करें तो आपका ब्लड शुगर खाली पेट 100 होना चाहिए, और ये अगर ज़्यादा होता है तो आप लोग प्री डायबिटीज़ में जाएंगे। 100 से कम होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो आप प्री डायबिटीज़ में जाएंगे, और 126 ज़्यादा होगा तो आप लोग डायबिटीज़ होंगे, फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, जितने भी कैंडिडेट हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में डिक्लेयर्ड अनफिट, यानी कि ब्लड शुगर आपका अगर 100 से ज़्यादा आता है तो आप लोग अनफिट डिक्लेयर हो जाएंगे। वहीं HbA1c जो कि 3 महीने की ब्लड ग्लूकोज को बताता है वो आपका 5.7 से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा जाएगा तो आप लोग प्री डायबिटीज़ में चले जाएंगे या फिर डायबिटीज़ में चले जाएंगे और आप जो है अनफिट हो जाओगे। ECG की बात करें तो आपका ECG नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि साइनस वेव आपकी आनी चाहिए। वहीं ग्लैंड्स हैं, यूरिन है, आपके सारी तरीके की जाँच ये ले रहा है। स्किन डिजीज़ और प्रेगनेंसी है तो इसमें तो आपको टाइम मिलता है और किसी भी तरीके का आपका डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इस तरीके का आपका एनेक्सर रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आपका डॉक्टर फिल करेगा और आपका जो है मेडिकल परफॉर्मा बना के दे देगा। इस तरीके की आपकी हर तरीके की जांच टू बी रिकॉर्डेड बाय ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। तो ऐसा हो भी सकता है कि किसी सरकारी अस्पताल से भी आपसे ये करा सकता है। तो ये आपका परफॉर्मर रहेगा जो कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देना है। तो आई होप 3-4 चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। एक तो पेज अभी इसमें फंसा हुआ है क्योंकि टीएचडीसी में इंटरव्यू है, तो अगर आप टीएचडीसी चुनते हो, इंटरव्यू में आपके कम नंबर हो जाते हैं तो क्या आपको एनएचपीसी मिलेगा? अगर आपको टीएचडीसी नहीं मिलता है तो क्या आपको एनएचपीसी मिलेगा? यहाँ पे एक डाउट है। दूसरी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर चलेगा और मेडिकल क्राइटेरिया क्या है ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। और इसी के साथ ही हम लोग प्रमोशन की भी बात कर लेते हैं, किस तरीके का आपका प्रमोशन रहेगा इन दोनों ही चीज़ों में। तो आपकी जो जॉइनिंग है वो S1 ग्रेड पर होगी और 4 के बाद आप S2 बनोगे, फिर S3, S4 और एग्जीक्यूटिव। तो लगभग 12 और 5 17 साल बाद आप लोग एग्जीक्यूटिव E2 बनोगे, जो कि बीटेक वाले डायरेक्ट बनते हैं। 17 साल बाद आप E2 बनेंगे और 17 और 4 21 के बाद आप सीनियर इंजीनियर बनोगे, और 21 और 5 26 के बाद आप डेप्यूटी सीनियर इंजीनियर बनोगे, और उसके बाद आप डेप्यूटी मैनेजर बनोगे। तो अगर आपकी एज कम है तो आप लोग मैनेजर या सीनियर मैनेजर से भी रिटायर होने के आपके चांसेस हैं। अगर आप 25 में ज्वाइन करते हो तो लगभग मैनेजर से आप लोग रिटायर होंगे या डिप्टी मैनेजर से आप लोग रिटायर होंगे।
अगर आप 20-21 में ज्वाइन कर रहे हो तो सीनियर मैनेजर या डेप्यूटी जनरल मैनेजर तक भी आप लोग जाके रिटायर हो सकते हो यहाँ THDC या NHPC में। तो आई होप सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी, और बस इस वीडियो को इतना करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।